अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन कुछ एनालिसिस हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि खबरें नॉर्मल हैं जो आप तक शायद पहुंच चुकी हों, तो वो खबरें तो आप तक ज़रूर पहुंच ही जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा दिलचस्प एनालिसिस भी है जो मैंने आज जांचा, परखा, देखा। उससे आपको भी मैं कुछ ना कुछ महसूस करूंगी, क्योंकि मैं बड़ी महसूस हुई हूँ ऑनेस्टली। तो इसके ऊपर बात करेंगे जी। आज शहबाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिस तरीके से वो बेचारे आज परेशान हुए, आप यकीन माने मेरा तो दिल पसीज गया। और मुझे आज कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि रहम आ रहा था, तरस आ रहा था। और मैं सोच रही थी कि इतने जहां दीदा, इतने पुराने तजर्बाकार किस्म के सियासतदानों को एक जेल में बैठे शख्स ने आज कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो मुझे तो सच मानिए तरस आ रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि इमरान खान खुद ही उन्हें बैट जो है ना वो जाकर गिफ्ट कर दें कि लो भाई, ना रो, ये लो बैट ले लो। तो मुझे कुछ आज ऐसी कैफियत लग रही थी। तो इस पे तफसीली अभी बात करते हैं। अंसार अब्बासी साहब की एक कल कॉलम था जंग अखबार के लिए, जिसमें उन्होंने कुछ मशवरा दिया है पीटीआई को। तो उस मशवरे का भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे कि इसकी क्या हकीकत है। आज एक अहम खबर सामने आई है फ़ौजी ज़राए से कि जनाब फ़ौज जो है वो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। तो इसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं। फिर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने कुछ अलार्मिंग किस्म की बातें की हैं, तो उसका भी थोड़ा जिक्र करेंगे। तो आज काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी ज़रा बात हो जाए जो शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप मेरा कुछ दिन पहले का वीलॉग देखें तो मैंने उसमें आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इंट्रा पार्टी कलअदम जो करवा रहे इलेक्शन जो हैं वो कलअदम करार दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो उनका जो ये फैसला था उस पर स्टे दिया, मुअत्तल किया उसको। तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ये एक हमला होगा बदलिया के ऊपर, और यकीनी तौर पर अदालतों को प्रेशराइज किया जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साइफर केस की ज़मानत भी मिली इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। ज़मानत के साथ जो रिमार्क्स मिले वो भी ज़बरदस्त थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, बैट का निशान वापस मिल जाता है। और फिर तीसरा फैसला अब जो आ गया है, स्टे दे दिया गया है साइफर केस के ट्रायल पर भी। तो पैदर पे ऐसे फैसले आए हैं कि जिसके बाद यकीनी था कि अब एक हमलावर होगी पीएमएलएन, ख़ास तौर पर अदलिया के ऊपर, जो कि उनकी एक पुरानी रविश है, तरीक़ाकार है। आप ये बहुत ऑब्वियस है, जब जब भी आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब पे कोई मुश्किल वक्त आया है, पीएमएलएन के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है, तो उन्होंने बड़ा आसानी से अदलिया को हदफ तनकीद बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने से लेकर के, वो तो एक बदतरीन तारीख है इनकी कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, लेकिन उसके अलावा भी अभी अगर मैं रिसेंट आपको हिस्ट्री में बता दूं तो आप देख सकते हैं कि जिस अंदाज से अभी 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया और उसके बाद उन्होंने पूरी एक कैंपेन चलाई, मुझे क्यों निकाला, तो उसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ जजेस के ऊपर ही हमला किया गया, उनकी किरदार कुशी की गई। फिर उसके बाद अभी जब पिछले साल भी सूरत हाल रही जो आपने देखी, वो भी उसके दौरान भी जब जब भी उमर अता बंदयाल साहब ने, हालांकि उमर अता बंदयाल साहब वो शख्स थे कि जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हुई, क्योंकि उन्होंने कासिम खान सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया, जिसके नतीजे में फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, पीडीएम की हुकूमत बनी, जो सारी एक हिस्ट्री आपको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, इसके बावजूद भी पीडीएम और ख़ास तौर पर पीएमएलएन के ये रहनुमा हमेशा उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, जितनी देर उसके बाद वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके ऊपर ये हमला आवर ही रहे हैं। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, इलेक्शन के ऊपर नोटिस क्यों लिया, इस बात के ऊपर भी, कहीं पे अगर इमरान खान साहब को गुड टीसीयू कह दिया तो उसके ऊपर भी, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया तो उसके ऊपर भी। मैं आपको सैकड़ों केसेस ऐसे सुनवा सकती हूँ कि जिसके ऊपर पीएमएलएन ने हमेशा जजेस की ना सिर्फ ये कि बदतरीन किस्म की किरदार कुशी की, बल्कि उनके ऊपर बाकायदा हमलावर हुए। और हद तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर इन्होंने एक तमाशा भी लगाया। आपको याद होगा जो मौलाना फजल रहमान साहब का क्राउड लेकर वहाँ पहुँच गए वो, और धरना दिया और वहाँ पे एहतजाज किया, बदतमीज़ी की, जिस तरह से गेट फांगे गए। ये उमर अता बंदयाल साहब की उस वक्त सुप्रीम कोर्ट थी।
और फिर पार्लियामेंट में भी जिस तरीके से जस्टिस साकिब निसार साहब और बाकी जो जज साहिबान हैं उनकी तस्वीरें लगाकर जिस तरीके से उनकी तस्दीक की गई, तो ये सब एक रिकॉर्ड का हिस्सा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आज जो इन्होंने हरकत की है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये इनकी एक रविश है कि ये हमेशा अदालतों पर इसी तरह हमलावर होते हैं। इसकी वजह ये है कि ये समझते हैं कि ये लोग आइन और कानून से मावरा हैं, उनसे बालातर हैं, और ये 2 टके के जजेस और ये पुलिस और ये सब तो सिर्फ इनके मातहत रहने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि वो इनके फैसलों के ख़िलाफ़ जाएं। तो इन्हें चाहिए मलिक क़य्यूम टाइप के जजेस जो कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर इनकी मन मर्जी के फ़ैसले जारी कर दें। तो यही एक आज हमें नज़र आया मामला कि जब बैट का निशान वापस देने की बात हुई पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद से ये 2-3 दिन से जो इजलास चल रहे थे PMLN के, उसमें शदीद किस्म की परेशानी रिपोर्ट की जा रही है। और इनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आकर रोए धोए हैं कि हमारे लिए हलकों में जाना मुश्किल हो गया, लोगों ने अजाब कर दी हमारे लिए बातचीत करना। और इसकी कई वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैं भी कल एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक हलके के अंदर एक कोई कॉर्नर मीटिंग थी शायद, और वहाँ पर एक उम्मीदवार जो थे PMLN के, वो कुछ बातचीत कर रहे थे, और वहाँ पर जो मौजूद सामने हाजरीन थे उन्होंने ठीक ठाक टफ टाइम दिया और उनके खूब लत्ते लिए और उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए कि उनसे जवाब ना बन पड़े। तो अब ये सूरत हाल किसी एक जगह नहीं है, ये जहाँ भी निकलेंगे यही सूरत हाल होगी। शादरा में जो मरीम नवाज ने जलसा किया उसकी जो नाकामी थी वो भी इसका मुंह बोलता सबूत थी, और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ आप देख लें कोई भी इनकी गैदरिंग्स हैं उसमें यही सूरत हाल रही। तो अब इनको ये अंदाज़ा जब हो चला है कि ग्राउंड रियलिटी तो ये है, तो उसके बाद इनके पास और तो कुछ है नहीं, इनके पास अपनी तो कोई ताकत है नहीं कि जिसके बलबूते पर इन्होंने इलेक्शन जीतना है। तो इनका वाहिद जो एक आसरा है वो ये कि जो इस्टेब्लिशमेंट की PTI के साथ लड़ाई है उसकी वजह से ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट PTI को मैनेज कर दे, निकाल बाहर करे, मैदान से ही हटा दे, तो फिर उसके बाद अगर PTI मौजूद ही ना हो फिर ही ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि इनका कोई उम्मीदवार भी जो है वो जीत सके। तो ये इनको अब अच्छी तरह से रियलाइजेशन जब हुई है तो अब इनके पेट में मरोड़ उठे कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो बैट वापस कर दिया, तो अब इस बैट से तो लगेगा फेंटा। तो उसके बाद आज जो आपको गम और गुस्सा नजर आ रहा था उसकी वजह यही बुनियादी वजह थी। वरना आप अगर इसको लॉजिकली देखें, लॉजिकली आप देखें तो भाई पहली बात तो ये कि एक पार्टी के इंतखाबात हैं, उनको बैट मिले या ना मिले ये उनका और इलेक्शन कमीशन का मसला है या अदालत का मसला है। आपको क्या तकलीफ है भाई? आपका तो कोई कंसर्न ही नहीं है इस बात से। आपका कौन सा हक मुतासिर हो रहा है जो आप वहां पर आकर अदलिया के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कि जी आपने बैट की? तो भी आपका क्या इशू है? क्या आपका निशान लेके उनको दे दिया गया जो आप इतना तिल मिला रहे हैं? उनका मसला, उनके पार्टी इलेक्शन, उनका निशान, आपको क्या बात हुई? तकलीफ के किस बात की हुई? फिर उसके बाद ये कि भाई आप आके ये कह रहे हैं कि जो हो उनकी जो बेज़ाब्तगियाँ नज़र आई थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल सही फैसला था जो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो भाई बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तगियाँ जो नज़र आई, तो आपको ज़र्रा बराबर भी कोई थोड़ी सी शर्म है तो ज़रा अपने पार्टी इलेक्शंस को तो देख लीजिए, जहाँ पर आपके तमाम ही सबके सब उम्मीदवार जो अहदेदार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए ये भी बता दूँ कि खुद PMLN भी अपने जो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन है वो करवा ही नहीं रही थी, हालांकि होते इनके भी नाम नहादी हैं कि ये PTI ने भी नाम नहादी थे। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, इन्होंने नहीं करवाए, फिर टाइम दिया, फिर नहीं करवाए, फिर टाइम दिया, नहीं करवाए, बार बार इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं करवाए। अल्टीमेटली आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था PMLN से? PMLN से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मजाक के लिए ही सही इलेक्शन तो करा दें। ये कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने PMLN से कि मजाकन ही सही, मजाक वाले ही सही करवा तो दें, यानी कि वो एक फॉर्मेलिटी है, हमें कागज़ लगाना है साथ, पूरा करके दे दें, काम ख़त्म हो। तो जब आपकी अपनी पार्टी का ये हाल है और इस तरीके से आपने इस तरह के रिमार्क्स के बाद इलेक्शन कराए, और वो क्या ही इलेक्शन कराए वो भी आप सबको पता है। कोई आपने देखा वहाँ पे कोई वोटिंग होती हुई PMLN में? ये वो या तो होता ना कि आपने बड़े महान, बड़े साफ शफाफ, बड़े जमहूरी किस्म के इंतखाबात कराए थे और PTI ने नहीं कराए, तो चले जी आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए आ गए कि देखें जी इन्होंने नहीं कराए इस तरह के इंतखाबात, फिर भी इनको बैट मिल रहा है, हमने तो कराए हैं। भाई आपने ना इंतखाबात उस तरह के कराए, ना आपका निशान आपसे लिया गया, ना आपका कोई कंसर्न है, ना आपने PTI का कोई चेयरमैन बनना था, आपको क्या तकलीफ है?
तो इनकी तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि अगर बैट वहां पर हुआ तो फिर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। सीधी सी बात है, जहां पे बैट वहीं पे वोट, यही सिंपल सी बात है। इसी वजह से आज जो ये रोना धोना था, मुझे फिर इन पे तरस इसलिए आ रहा था। मैंने कहा देखें कि 50 साल से ज्यादा की इनकी सियासत हो चली है और उसके बाद भी इतने अमीर कबीर ये लोग, हर तरह के वसाइल, पूरी इस्टेब्लिशमेंट साथ, इलेक्शन कमीशन साथ, मीडिया साथ, सब कुछ साथ, इसके बावजूद भी आज इस तरह रो रहे हैं बिलक बिलक के, जैसे कह रहे हो कि पापा प्लीज हमें बैट दिला दें वरना हम नहीं मैच खेलते। तो वो आज मुझे तरस आ रहा था, यकीन मानिए तरस आ रहा था इनके ऊपर कि इतनी बेबसी, इतनी बुरी शिकस्त, इसके बाद तो वाकईतन मेरा ख्याल है इनको बेचारों को जिता ही दें कि ये क्या इनके पल्ले रह गया अब इसके बाद। और मौलाना फजल रहमान साहब आके आज बता रहे जी हम कंपेन नहीं कर सकते, सर्दी बड़ी होती है। इनको तो इस बात पे ये एतराज़ है कि इलेक्शन हो ही क्यों रहे हैं, इलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए, ये इस कदर खौफजदा है। और उसके बाद आज इनको इतने दिनों बाद, यानी कब से काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनसे मुलाकात की, अदालत लगी, शेड्यूल अनाउंस हुआ, वो सब कितनी पुरानी बात, आज इनको अचानक से दोबारा याद आया कि ओहो ये भी हुआ था। तो इस पर जनाब वो आके तनकीद कर रहे हैं कि जी ये आपने फरमाइशी दरख्वास्त लगाई। वैसे ये तो उस वक्त हमने भी तनकीद की थी कि ये सारा क्या ड्रामा था जिस तरह भी हुआ, लेकिन एक इलेक्शन की तरफ तो बात गई। और जो वो मामला था कि आरोज वाला, वो तो आज प्रूव हो रहा है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने सुनाई पीटीआई को भी, और पीटीआई को सुना भी नहीं और उनके बगैर ही फैसला जारी कर दिया। जो आरोज जो है इंतजामिया से थे सारे, तो इसके ऊपर बड़ा जेन्युइन कंसर्न था, आज वो साबित हो रहा है। जिस तरीके से उनके जो कागजात है नामजदगी पहले तो दाखिल होने के हवाले से जिस तरह छीने गए वो सब, और जो अब स्क्रूटनी के अमल में तमाशे जारी हैं वो सब देखे कोई किसी को शक बाकी रह गया तो फिर बता दे, वरना अब तो सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह के आप लोग हरकतें कर रहे हैं ये जो इंतजामिया के आरोज लगाकर। तो बहरहाल उस पर आज वो मौलाना फजल रहमान साहब उस पर आके मातम कर रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन ही क्यों हो रहे हैं, इलेक्शन तो होने ही नहीं चाहिए। कभी इनको याद आ जाता है इससे मईशत हिल जाएगी, कभी इनको याद आ जाता है बर्फबारी हो रही है, कभी इनको याद आ जाता है दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जो 2013 में हो रही थी उस तरह की दहशतगर्दी है क्या ये जो आज आपको सब नजर आ रहा है? क्या उस वक्त एएनपी या पीपल्स पार्टी खुल के कर सके थे कैंपेन? उनको बहुत थ्रेट्स थे उनकी लीडरशिप को, लेकिन इलेक्शन तो हुए। तो आज आप लोगों को मसला और किसी चीज का नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि हार नमिश्ता दीवार, ये है मसला। और इसी वजह से आज आप लोग जिस तरीके से रोए हैं, वो मरियम औरंगजेब कहती होती है रोए चीखें पिटें, तो वो वाली आज सूरत हाल थी कि जिस तरीके से आप लोगों ने आज एक नॉन इशू, जो आपका इशू ही नहीं था, उसके ऊपर जिस तरीके से आप अदलिया पर हमलावर हुए। तो बहरहाल जी ये थी सारी कहानी। अब आ जाते हैं कि फौज ने भी एक अहम स्टेटमेंट जारी किया, उनकी तरफ से ये बताया गया कि जी इलेक्शन के ऊपर जिस तरह की भी ताउन की ज़रूरत होगी की जाएगी। फौजी जवान भी अगर ड्यूटी के लिए चाहिए होंगे, दरकार होंगे, तो वो भी फ्राहम किए जाएंगे। तो मुझे नहीं मालूम है कि पीटीआई अब इस मामले को कैसे देखती है, इसको वेलकम करती है या नहीं, लेकिन आमतौर पर इससे पहले भी ये देखा गया है कि फ़ौजी जवान मौजूद होते हैं। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि फ़ौजी जवान अगर मौजूद होंगे तो वो अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का ऐसा मामला रखेंगे आम आवाम के साथ या पीटीआई के वहाँ पर किसी भी मेंबर्स के साथ कि जिससे कोई ऐसी कशीदगी की फ़िज़ा बने। तो अगर वो होंगे भी तो मेरा ख्याल है कि वो होल एंड सोल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होंगे, होने भी यही चाहिए। बाकी एक अहम स्टेटमेंट उनका आया है कि उन्होंने कहा जी मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज की एक मजालिम जारी हैं आम शहरियों के ऊपर, जिस तरीके से इंसानी हुकूक की पामालियाँ की जा रही हैं, उसके ऊपर शदीद कंसर्न्स हैं, बड़ी मजम्मत की है। तो ये बात मकबूजा कश्मीर की हो रही थी और जो उनके भारतीय फ़ौज की तरफ से ये हो रहा है। तो बस इसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो मैंने आपसे जिक्र किया कि अंसार अब्बासी साहब ने जो एक कॉलम लिखा है। ये जो सारा इस वक्त माहौल है, इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरीके से उनको एक सारा यानी बुरा हाल है ना, लीडर उनका जेल में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के पार्टी उड़ा के रख दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी गिरफ्तारियां, छापे, हर तरह का कानूनी और गैर कानूनी हथकंडा, और फिर उसके बाद थ्रू आउट जिस तरह की एक फस्तायत का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो सब मान रहे हैं, सबको पता है, और उसकी वजह क्या है वो भी सबको पता है। तो अब अंसार अब्बासी साहब उसमें ये आज कल के कॉलम में लिख रहे थे और वो थ्रू आउट पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं
कि पीटीआई मकबूल है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कबूलियत भी चाहिए और उन्हें चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक करें, ताकि अगर उनके लिए रास्ता भी खुले और फिर कल को अगर वो इक़्तिदार में आए तो वो फिर उनके साथ चल तो सकें। अगर इस तरह वो इक़्तिदार में भी आ गए तो ये चलेगा कैसे मामला, ये भी एक अपनी जगह सवाल है। तो अंसार अब्बासी साहब इस किस्म की कुछ फ़िक्र में आजकल लाहक हैं, लेकिन मेरा इस पर अब एक सवाल है। पहली बात तो ये कि लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या ये लड़ाई पीटीआई कर रही है? यानी जिस बंदे के हाथ पांव आपने बांधे हुए हैं, जिस पे मुक्के बरसाए चले जा रहे हैं, आप लोग बरसाए चले जा रहे हैं, और फिर जो मुक्के खा रहा है उसी को आप कह रहे हैं कि लड़ाई बंद कर दें। भाई उसके तो हाथ भी बंधे हुए हैं, वो मुक्के भी खा रहा है, तो फिर उससे कहें जो मुक्के बरसा रहा है कि लड़ाई बंद कर दो। आप उससे कह रहे हैं बार बार कि सुलह कर लें, कि जो बेचारा ऑलरेडी एक मजलूम है या जिसके हाथ बंधे हुए हैं या जिसके ऊपर मुक्के बरसाए जा रहे हैं, जो इस वक्त एक जुल्म का शिकार है, उसको आप कह रहे हैं। मारने वाले को आप कुछ कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा समझें कि भाई वो मकबूल जमात है, उसको स्पेस दें। उस तरफ कोई नहीं जा रहा, उल्टा उनको समझा रहे हैं कि भाई आप समझ जाएं। आप वो क्या समझें भाई, वो तो मार खाई जा रहे हैं चुप करके, तो और वो क्या करें? सिर्फ ये है कि वहाँ मैदान में खड़े वो कह रहे हैं मारी जाओ, मैदान नहीं छोड़े, इतनी सी कहानी है सिर्फ। तो ये मुझे एक अजीब सी लॉजिक है, समझ नहीं आती जो भी तज्जियाकार ये मशवरा देते हैं। इसके अलावा वो क्या करें? जाके पाँव पकड़ लें? क्या करें? मुनीर फारूक साहब उस दिन मेरे शो पर आए हुए थे, मुझसे उनकी इसी मौजू के ऊपर बहस जारी थी, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई क्यों इतनी इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है उन्होंने पीटीआई से। तो उन्होंने कहा कि जी जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आते हैं, फिर आप उन्हें आंखें दिखाएं तो फिर वो जाहिर है आपको उतारने में देर नहीं लगाते। तो मैंने उनसे कहा कि भाई फिर क्या करना चाहिए पीटीआई को? अगर वो माफ़ी मांग ले, अगर वो कहें कि भाई मैं किस बात की माफ़ी मांग लें, वैसे तो ये भी एक सवाल है। और फिर दूसरी बात ये कि अगर अब वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर नहीं आना चाह रहे, वो अवाम के बलबूते पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब मान रहे हैं कि वो मकबूल जमात हैं। तो अगर कोई पार्टी अवामी ताकत के सर पे आना चाह रही है तो उसको आप लोग मशवरे दे रहे हैं कि नहीं तू पहले इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला फिर तू आ। फिर तो आप अगर इतने जमहूरियत पसंद हैं तो फिर तो आप ये कहें कि भाई आओ आज इस दफ़ा आवाम की ताकत से ही आओ। फिर आप उसको ये कहते हैं कि नहीं पहले तू मसलहत कर फिर तू इक़्तिदार में आ। तो या तो आप लोग एक बात तय कर लें कि भाई जिसने भी आना है वो उधर से आना है, और फिर उसके बाद उसको कोई ये ताना ना मारे कि भाई तुम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होके आए, क्योंकि आज तक जितनी हुकूमतें बनी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और आशीर्वाद से बनी है। कोई ऐसा नहीं कभी हुआ कि उनकी चाह कोई और थी और कोई और हुकूमत में आ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज जो सब 2018 गिनवा रहे हैं उनको बता दिया जाए कि 2013 में नवाज शरीफ साहब भी अगर हुकूमत में आए थे तो ऐसा नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें नहीं लाना चाहती थी। अगर उससे पहले पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी तो ऐसा नहीं था कि वो इस्टेब्लिशमेंट उन्हें लाना नहीं चाहती थी, या उससे पहले भी जितनी हुकूमतें बनती रही हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अवामी ताकत पर कोई आ गया हो। अवामी ताकत भी होती है, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी होती है, फिर ही कोई आता है हुकूमत में। इस दफ़ा पहली दफ़ा ये सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट जहां खड़ी है वहां अवाम नहीं खड़ी है। तो आप अगर अब ये कहते हैं कि जी पहले आप अगर वो इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से सुलह कर लें, डील कर लें, फिर वो आए, तो आप कहेंगे देखें जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुका करके आए। और अगर वो नहीं कर रहे तो आज आप सब उनको ये मशवरे दे रहे हैं कि नहीं आप आ ही नहीं सकते जब तक कि आप उधर जाके सजदा रेज ना हो। तो या तो आप तय कर लें कि भी अवामी ताकत कुछ नहीं है, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। तो या फिर अगर आप मानते हैं कि अवामी ताकत है सब कुछ, तो फिर ये मशवरे ना उन्हें दें कि भाई आप पहले मसालियत करें, सजदा रेज हों, फिर उसके बाद आएँ। तो ये एक अजीबो गरीब सी कन्फ्यूजन है हमारे मुल्क में। अल्लाह करे कि कभी इस कन्फ्यूजन से हम निकल सकें और हम इस काबिल हो सकें कि वाकई हमारी हुकूमतें सिर्फ अवाम की ताकत से आ सकें। लेकिन जो अभी तक की ग्राउंड रियलिटी रही है पाकिस्तान की, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उसमें तो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। अब आगे ऐसा हो पाएगा नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यही डिसाइड करने के लिए इस वक्त फैसला कुन इस वक्त ये जो लम्हात हैं ये पाकिस्तान में चल रहे हैं, और इसमें अवाम अपना हकीकी किरदार अदा करने की पोजीशन में है इस वक्त। क्योंकि ये आप ही के खौफ से खौफजदा है। ये जो आज रो रहे थे ना सब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इनको और कोई खौफ नहीं है, खौफ आप ही का है कि आप इनको नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से ये डरे हुए हैं, इस वजह से चीखो पुकार, इसलिए पुकार रहे हैं पापा पापा बैट ले दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।